जैन सभी को सामने क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। आज मैं थोड़ा सा काला लग रहा हूँ क्योंकि लाइट कम है देखिए, तो इसमें क्या है, हमारा आज का चैप्टर नंबर 22 है। इससे पहले मैंने 21 चैप्टर अपलोड कर दिया, जाकर आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में तहलका मचा सकते हो ठीक है। देखिए, तो हमारा जो ये चैप्टर है बहुत ईजी है, भूमि उपयोग और कृषि। इससे पहले जो है 21 चैप्टर हैं, आप लोग जाकर देखिए, ठीक है। और भूमि उपयोग यानी कौन सी भूमि उपयोग हेतु है, कौन सी जमीन पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, गन्ना, गेहूं, चावल कैसे कैसे उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इसका नाम है भूमि उपयोग और कृषि के बारे में। अब भूगोल होगी बहुत आसान, तो पता चल ही गया होगा इतने दिन से पढ़ पढ़ के, है ना। देखिए, तो ये चीज़ है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। पेट में दर्द हो रहा है चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है फसल पद्धति के निर्धारक कौन कौन है, यानी कैसे कैसे जो है फसल उत्पादन होती है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है फसल के उत्पादन में, वो बताना हमें। आगे बस में देखिए जरा, तो सबसे पहले इसमें क्या है, फसल पद्धति के निर्धारक कौन कौन है। तो फसल पद्धति के निर्धारक हैं आपका इसमें दे रखा है जलवायु, यानी कि वहाँ की ऋतु, जो जलवायु है, क्लाइमेट है वो, जिसमें वर्षा, तापमान, तापक्रम, आर्द्रता ये सब आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है मृदा। मृदा खेत, जोत, मृदा मतलब क्या है, मिट्टी, खेत हो गया जिसमें हम जुताई वगैरह करते हैं, जुताई का आकार उस पर भी डिपेंड करता है फसलों का उत्पादन। उसके बाद उर्वरक, यानी कि खाद कैसी डाल रहे हो, क्या है क्या नहीं है वो। अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के बीज डालोगे तो अच्छा फसल उगेगा, ये चीज याद रखना है। उसके बाद सिंचाई सुविधा एवं किसानों को मूल्य प्रोत्साहन, यानी कि अगर किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, ठीक है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। एक बात भाई, अन्नदाता के साथ आप लोग धोखाधड़ी करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो जो अन्नदाता है कम से कम उसको आप लोग भरपूर मात्रा में जो है, जो भी जितना उसके हक का पैसा है वो उसको दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो ये तो होगा फसल पद्धति के निर्धारक, यही सब फसल का निर्धारण करते हैं, उसी के बाद फसल का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए, वैश्वीकरण से तात्पर्य है किसी वस्तु को विश्व स्तर पर लाना, यानी कि कोई भी वस्तु है विश्व स्तर पर आ गई है, यानी कि जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ जुड़ता है किसी भी चीज को लेकर, तो उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, वैश्वीकरण बोला जाता है, ठीक है। तो विश्व स्तर पर लाना या विश्वव्यापी बनाना, या समस्त विश्व अथवा विश्व के समस्त लोगों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं, या किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व व्यवस्था से जो है क्या करके जोड़कर देखता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में क्या होता है, एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ेगा, वो व्यापार के लिए, उत्पादन के लिए आना जाना हो, आयात निर्यात हो, व्यक्तियों का जाना आना हो, सूचनाओं का आदान प्रदान हो, हर चीज क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। पॉलिटिकल में पढ़ाया था ना, ठीक बा। चलिए, ये हो गया वैश्वीकरण। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक बा। देखिए, तो अब आ रहा है इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, ओहो, इसमें कुछ समस्या आ गई है क्या। देखिए, दिख रहा होगा सबसे पहले क्या है, भारत में बदलती फसल पद्धति के बारे में क्या बता रखा है। तो भारत के अंदर फसल पद्धति के बारे में क्या है, देखिए जरा, तो क्या बताना है इसमें। देखिए, भारत में बदलती फसल पद्धति की विवेचना कीजिए। तो भारत में बदलती फसल पद्धति इस प्रकार है, खाद्यान्न बोल रखा है, खाद्यान्न फसलों की जो है अखाद्यान्न फसलों पर प्रधानता। देखिए, खाद्यान्न फसलें, अखाद्यान्न फसलों में अंतर क्या होता है। खाद्यान्न फसलें एक ऐसी फसलें होती हैं जिनका उत्पादन जो है खाने पीने के लिए किया जाता है, लेकिन जो है ये क्या नाम है, ये जो क्या नाम है, अखाद्यान्न फसलें हैं, उनका उत्पादन वो क्या होती है, अखाद्यान्न फसलें जिसे बेचने के लिए यूज किया जाता है, गन्ना, कपास, जूट, रेशम, ये सब क्या होती हैं, अखाद्यान्न फसलें। अगर गन्ना का तो चलो ये हो गया, लेकिन पूरा भरपूर खाने के लिए तो ना, कपास हो गया, रुई, जूट, ये सब खाने के लिए तो ही ना होती, अखाद्यान्न में आएगा। देखिए,
तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र में केवल खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती हैं। 100 में से 75% जो है जमीनों पर क्या उगाई जाती है, सिर्फ खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, खाने वाली, जिसमें खाना पीने का अनाज वगैरह आ जाता है। इसके पश्चात प्राय भारतीय कृषि में वाणिज्यिक सुविधा होते ही किसानों का अखाद्यान्न फसल की तरफ आकर्षण बढ़ता जाता है। देखिए वाणिज्यिक मतलब होता है लेन देन, व्यापारिक चीजें। तो जब व्यापार की तरफ जाएंगे तो किसान क्या करेंगे, किसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे, अखाद्यान्न फसल की तरफ आकर्षित होगा। यानी चलो मैं रेशम बेच लूं, जूट बेच लूं, कपास उगा लूं, उसमें क्या होगा, फायदा होगा। तो इसीलिए हर किसान को कम से कम उसके हक का दिया जाए, है ना, गलत ना किया जाए, ठीक है, ये चीजें। तो बोला जा रहा है अब खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र में सकल फसलों की बुआई क्षेत्र 1650 से 51 में 76.7% हुआ करता था, जो घटकर जो है 1999 से 2000 में 65.8% जो है हो गया। यानी घट गया है ना, पहले की तुलना में ही घट गया है। तो इससे क्या हुआ है, लोगों ने किस चीज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया आज के टाइम पे, तो लोगों ने बढ़ना शुरू कर दिया जो है अखाद्यान्न फसलों की तरफ। आगे बात समझ में, थोड़ा जूम में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए ऐसे देखना पड़ेगा आपको। अभी फसलों की किस्में क्या हैं, फसलों की किस्में, जैसे फसलों की किस्मों की बात करें तो प्राय सभी प्रकार की फसलें भारत में उगाई जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि देश के विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टियां पाई जाती हैं। देश में भाई अलग अलग प्रकार की उपजाऊ मिट्टी है, ये चीज याद रखना। भारत में कृषि फसलों के विभिन्न प्रकारों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया, जैसे खाद्यान्न फसलें, भारत के अंदर खाद्यान्न फसलें हैं, भारत के अंदर रेशेदार फसलें हैं, रेशेदार जिसमें रेशे वगैरह निकलते हैं, है ना, अलग अलग सब्जियां हैं, फसलें हैं, तिलहन है और दलहन होता है, हरी फसल में। उसके बाद है औषधीय गुण वाली फसलें, जिससे दवाइयाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं। उसके बाद मसाले हो गए। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की फसलें हैं जो भारत के अंदर जो है देखने को मिलती है। आगे बात समझ में। तो उसके बाद कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि दे रखा है खाद्यान्न फसलों को भी दो भागों में अनाज और दलहन में बांटा जा सकता है। प्राय अनाज में चावल आता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, पक्का देखो मक्का को पक्का, तो मक्का इत्यादि प्रमुख है। तो भोजन में देखा जाए ये तो हो जाएगा अनाज में, ये सब अनाज में हो जाएगा। बाकी भोजन में क्या हो जाएगा, भोजन में दाल, तिलहन भी प्रयुक्त होती है। वर्तमान में अनाज के स्थान पर तिलहन तथा फसल लेने की प्रवृत्ति किसानों में ज्यादा देखने को मिल रही है। आज किसान किसकी तरफ जा रहा है ज्यादा, तो तिलहन की तरफ, अनाज नहीं, तिलहन, दाल वगैरह ज्यादा उत्पादन कर रहा है, क्योंकि खाद्य तेलों के आयात पर बहुत सी विदेशी मुद्रा विनिमय के खर्च करनी पड़ती है। किसानों की अभिरुचि को औषधीय गुण वाले पौधों, फल फूल तथा साग सब्जियों की तरफ जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आज किसान औषधि के लिए जो है, दवाइयों के लिए जो उत्पादन कर रहा है उसमें भी बढ़ावा दिया जा रहा है किसानों को। तो किसानों को निराश कहीं से ना किया जाए, हमारा तो ये कहना है, किसानों को निराश ना किया जाए, या किसी को भी निराश क्यों करना भाई, जिसके हाथ का जितना पैसा होता है उसको मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसे भारत सरकार द्वारा किया गया बहुत सा ऐसा प्रयास है जो बहुत अच्छा भी है, ठीक है, बहुत अच्छा है किसानों के लिए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है खाद्यान्न फसलों में अनाजों की प्रधानता। तो ये चीज़ है, अनाजों की प्रधानता की अगर बात करें तो अनाजों की प्रधानता मतलब अनाज में जैसे गेहूं वगैरह ये सब आ रहा है। इस फसल के समूह में कई प्रकार की फसलें आती हैं, परंतु इसके बीच अनाज जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा की खेती को प्राथमिकता एवं प्रधानता दी जाती है। कुल खाद्यान्न फसलों के 82-82% क्षेत्र में केवल अनाज ही बोए जाते हैं, क्योंकि इससे अच्छी रकम मिलती है। लोग इसीलिए जो है खाद्यान्न फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं। अतः उत्पादन यानी तिलहन की तरफ भी बढ़ेंगे तो उत्पादन में जोखिम भी कम हो रहता है, और उत्पादन उन्नत बीज भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। मोटे अनाज की खेती की गिरावट बढ़ रही है। इससे ज्वार, बाजरा, मक्का, क्या बोला जा रहा है, ज्वार, बाजरा, मक्का और क्या चीजें, देखिए ज्वार, ये मोटे अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, कोदू, सवाई इत्यादि मोटे अनाज का या कुछ घटिया किस्म के अनाज कहलाते हैं। अनाज के कुल बोए गए क्षेत्र के 48% क्षेत्र में पहले 1950 से 51 में मोटे अनाज बोए जाते थे, जो अब घटकर 2001 में केवल 27%, डायरेक्ट जो है 48 से कितना हो गया, 27% तक हो चुका है। तो इस गिरावट के प्रमुख कारण जो है अनाज की अच्छी किस्मों
की उपज के लिए सिंचाई सुविधाओं का प्रसार होना है। यानी देखिए सिंचाई सुविधाओं का प्रसार होना, अलग अलग सिंचाई, अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहेगी तो लोग क्या करेंगे, मक्का वक्का यही उगा के छोड़ देंगे, चावल वगैरह नहीं उगाएंगे। सिंचाई अच्छी रही चावल वगैरह भी उगा लेंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, किसान क्या कर रहे हैं, जिसमें उनको सुविधाएं मिल रही हैं, पैसा मिलेगा, वो उन चीजों की तरफ ज्यादा भागेंगे। इसलिए सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए, और सरकार कर भी रही है, कि किसानों को सुविधाएं जो है दे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या, खरीफ फसलों का घटता महत्व। अब ये खरीफ फसलें क्या होती है, देखिए फसल भी मौसमों के हिसाब से उगाई जाती हैं। ठीक है, खरीफ फसलों की बात करें तो भारत में 3 मुख्य फसल ऋतु हैं। ठीक है, खरीफ, रबी और जो है आपका जायद। तो इसमें खरीफ फसलों में कौन कौन सी आ रही है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे खरीफ फसलों का घटता महत्व, यानी आज के टाइम पे खरीफ फसलें बहुत कम उगाई जा रही हैं। खरीफ फसलों में आपका गेहूं नहीं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और जो है सोयाबीन, उड़द की दाल, जूट, कपास, ये सब जो है खरीफ फसलों में आ जाएगा। तो आज क्या है, खरीफ फसलों का घटता महत्व, यानी भारत में 3 मुख्य फसल हैं, जैसे खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ ऋतु फसल वर्षा ऋतु में जो है मेल खाती है। तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है, खरीफ फसल, तथा रबी फसल शीत ऋतु में मेल खाती है। ये वर्षा ऋतु में और ये शीत ऋतु में, याद रखिएगा आप लोग। तो रबी, खरीफ जो है वर्षा ऋतु में, रबी जो है शीत ऋतु में उगाई जाती है। रबी फसल के कटने के पश्चात, याद रखना, रबी फसल के कटने के बाद खरीफ फसल के बोने से पहले के बीच का जो टाइम है ना, उसमें क्या है, अल्पकालीन समय होता है और उसे ही जायद ऋतु कहते हैं। यानी कि इसके कटने के बाद और रबी फसलों के उगने से पहले, यानी बोने से पहले का जो समय बचा ना बीच में, उसको जायद ऋतु कहते हैं। उसमें जायद फसलें उगाई जाती हैं। जायद फसलों में आपका तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द जो है सूरजमुखी, ये सब ज़्यादा फसलें आ जाती हैं। कुछ समय पहले तक भारत में सकल फसल उत्पाद में खरीफ फसलों का योगदान सबसे अधिक हुआ करता था, परंतु अब खरीफ का योगदान घट रहा है और 1970 के दशक में, ये सब संख्या याद रखनी होगी, 1970 के दशक में 71% था, जो अब 2003 से 4 में घटकर 49% जो है, 49% जो है रह गया है। और भारत में हरित क्रांति के पश्चात, ठीक है, 1966 हरित क्रांति, बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा, पॉलिटिकल मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ठीक है, देखिए भारत में हरित क्रांति के पश्चात कृषि, जब देश के अंदर क्या आ गया था, खाद्य संकट आ गया था, खाद्य संकट आ गया था, उसी टाइम पे हरित क्रांति चलाई गई थी, जिससे कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, पर कई जगहों पे इसका नुकसान भी हुआ था। लोगों ने अंधाधुंध यूज़ किया था अनाजों का, मतलब कीटनाशकों का। तो भारत में हरित क्रांति के पश्चात क्या बोला जा रहा है, देखिए भारत में हरित क्रांति के पश्चात की बात की जाए, देखिए भारत में हरित क्रांति के पश्चात कृषि पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि अब भारतीय कृषि में रबी फसलों के उत्पादन में विद्यमान अनेकों अनिश्चितताओं एवं जोखिम में कमी आई है। यानी कि अब क्या है, लोग, जहां तक फसल विश्वसनीयता का प्रश्न है, रबी फसल की विश्वसनीयता खरीफ फसलों से ज्यादा होती है। आज के टाइम पे खरीफ से ज्यादा कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, रबी फसलें उगाई जा रही हैं। और खरीफ फसलें अधिकांश भागों में वर्षा आधारित है। खरीफ फसलें क्या हैं, जहां वर्षा होती है वहां खरीफ होंगी। तो भारत में मानसूनी वर्षा कभी भी जो है विश्वसनीय नहीं रही है। रबी फसलें भारत में अधिकांश भागों में सिंचाई सुविधाओं पर आश्रित है, इसलिए आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग कौन सी फसलों का उत्पादन करना पसंद कर रहे हैं, तो रबी फसलों का उत्पादन करना पसंद कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा हरित क्रांति क्या है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखिए हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, कृषि उत्पादन तथा पर्यावरण पर इसके हरित क्रांति से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जरूरी पूछ लेगा क्वेश्चन, याद देखिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, हरित क्रांति के तात्पर्य क्या है, तो बोला जा रहा है इसमें जैसे अधिक उन्नतशील बीजों का, हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि की प्रावधिक तकनीक जैसे अधिक उन्नतशील बीजों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तथा पर्याप्त सिंचाई द्वारा प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाना, ये सब क्या है, ये सब हरित क्रांति के ही टाइम पे किया गया था। हरित क्रांति क्या है, एक ऐसी क्रांति है जिसमें उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया गया था। उत्तम बीजों का यूज़ किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन सारी चीज़ों का यूज़ यहाँ पे बढ़ावा मिल गया था। देखिए
हरित क्रांति के फलस्वरूप अनाज उत्पादन में जबरदस्त में उछाल आया और साथ ही देश में भी खाद्य पदार्थों में जो है आत्मनिर्भर हो गया और भारतीय किसानों की कृषि उत्पादन में इस प्रकार से प्राप्त उपलब्धियों की श्रृंखला को हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति आई तो किसानों की स्थिति सुधरी, पर जो गरीब किसान थे उनकी स्थिति बद से बदतर भी हो गई थी। हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम 1968 में डॉक्टर जो है विलियम ग्रैंड USA ने प्रयोग किया था। तो हरित क्रांति नाम उस टाइम पे आया था। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, और इसमें देखिए हरित क्रांति एक सफल अभियान के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिद्ध हुआ, क्योंकि इन राज्यों में शासकीय आर्थिक सहायता द्वारा कम दरों में उन्नत बीज, पर्याप्त रासायनिक खाद और सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक कृषि उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराए गए। यानी देखिए भारत के इन राज्यों में, जो मैंने अभी राज्यों के नाम लिए, इन राज्यों में जो है बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाइयाँ दी गई, रासायनिक चीज़ें दी गई, इससे वहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा किया गया। और देखिए हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ हरित क्रांति में, तो आधुनिक कृषि उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराए गए, परंतु देश के अधिकांश भागों में किसानों की बहुत बड़ी संख्या हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं हो सकी। बहुत सी ऐसी जनसंख्या है जो हरित क्रांति का लाभ नहीं उठा सकी। बता दिया ना, हरित क्रांति का लाभ नहीं उठा सकी है यहाँ पे, ठीक है, नहीं उठा सकी। परिणाम स्वरूप हमेशा से बढ़ती आ रही कृषि विकास और ग्रामीण विकास की असमानताएं बढ़ गई और हरित क्रांति के दरमियान कृषकों द्वारा अधिक कृषि उत्पादन के लालच में जरूरत से ज़्यादा किसानों ने सोचा भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, उत्पादन कर लेंगे, पैसा आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लालच में इन्होंने अपना ही गला घोट दिया। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लिया और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में सोचा इन्होंने खेतों में बीज द्वारा डालेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, तो मिट्टियों की विकृतियाँ आ गई और इन क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या भी उभर कर आ गई सामने। तो इससे क्या हुआ, बड़ी ज़्यादा समस्या आ गई भाई, अब क्या करें, जल की समस्या आन पड़ी है ना, ये चीज़ें। उसके बाद हरित क्रांति की सफलता वाले क्षेत्रों में पर्यावरणीय विघटन को भी बढ़ावा मिला और रासायनिक खाद्य एवं कीटनाशक दवाइयों की घुलनशील मात्रा का पानी के विभिन्न जो है सतही स्रोतों में तथा भूमि जल में सांद्रता बढ़ गई और स्थानीय जल जीवन पर स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव बढ़ गया। जिन धान के खेतों में पहले मछली मिला करती थी कीटनाशक दवाओं के प्रभाव से, अब वो पूरी तरह समाप्त हो गई। तो याद रखिए हरित क्रांति ने सिर्फ लाभ ही नहीं दिया, नुकसान भी दिया। बहुत से क्षेत्रों में कई जगहों पर गेहूं का उत्पादन कम हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा बीज डाल दिए, ज़्यादा कीटनाशक दवाइयाँ डाल दी। इससे क्या हुआ, उर्वरता खत्म हो गई ज़मीन की, है ना। ज़मीन कितना झेल लेगी भाई, आप ज़्यादा खा लो एक बार में, अपच हो जाएगा, खराब हो जाओगे, है ना, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, वैश्वीकरण का भारत के कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए वैश्वीकरण तो हर चीज में आता है, चाहे आप व्यापार करें या कुछ भी करें तो उसमें वैश्वीकरण आएगा। तो यहाँ वैश्वीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैश्वीकरण का भारत के कृषि क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ा, कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है, सबको समझ में आया था। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ जुड़ता है किसी भी क्षेत्र से, यानी कि याद रखिएगा चाहे वो व्यापार हो, चाहे सिंचाई, किसी भी, एक मिनट पानी पी लूं जरा। हाँ ठीक है ना। तो वैश्वीकरण क्या होता है, आना जाना, आयात निर्यात, हर तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, वैश्वीकरण है। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है तो वही बताना है हमें। देखिए जरा ध्यान सुनेगा। तो वैश्वीकरण का भारत के कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, विद्वानों के अनुसार विद्वानों के बीच इस प्रभाव को लेकर वैचारिक मतभेद है, मतलब बातों में मतभेद है। उनका कहना है कि विकसित देशों में जो है कृषि पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में कमी कर देने से कृषि जो है कृषि उत्पादित वस्तुओं की जो है विश्व स्तर पर कीमतों में उछाल आ जाएगा। यानी कि यहाँ क्या बोला जा रहा है
कि विद्वानों के बीच इस प्रभाव को लेकर वैचारिक मतभेद है, बातों से मतभेद है। उनका कहना है कि विकसित देशों में कृषि पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में कमी कर देने से, यानी जो विकसित देश हैं और उनमें आप लोग कृषि पर जो है पैसा लगा रहे हैं, जो राशि दी जा रही है उनको सहायता के लिए, वो कम कर दो। इससे क्या होगा, कृषि उत्पादित वस्तुओं की विश्व स्तर पर कीमतों में उछाल आ जाएगा। ठीक है, इससे वो लोग ज्यादा ज्यादा, यानी कि जो गरीब देश हैं वो भी आगे बढ़ सकेंगे इससे। और इससे बोला जा रहा है इसके फलस्वरूप तथा आयात निर्यात, आयात मतलब लाना, निर्यात मतलब अपने देश से बाहर भेजना, इसके फलस्वरूप आयात निर्यात व्यापार में मौजूदा रुकावटों के दूर हो जाने से भारत में कृषि उत्पादित वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं के बढ़ने से भारत को फायदा पहुंच सकता है। यानी कि ऐसा बन जाएगा हमारा देश, डेवलप हो जाएगा कि हम बाहर देशों में अपने उत्पादन को भेज सकते हैं, अपने अनाज को निर्यात कर सकते हैं, भारत निर्यात कर सकता है। ठीक है, भारत में कृषि उत्पादनों की कीमतों में वृद्धि की संभावना कम है, और क्योंकि सभी बड़े कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक वितरण प्रभावी तथा कृषि विकास पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है व्यापार संगठन द्वारा अनुबंधित शर्तों से मुक्त रखा गया है। यह छूट इसलिए दी गई क्योंकि भारत में दी जाने वाली कृषि पर सहायता राशि का मूल्य कृषि उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य 10% राशि से कम है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, भारत के अंदर क्या होगा, जो उत्पादन कर रहे हैं किसान, जो जितना उत्पादन कर रहे हैं उतना उनके हक का पैसा मिले और उससे थोड़ा ज्यादा दिया जाए, ताकि वो क्या कर सके, और प्रोत्साहित हो सके उत्पादन करने के लिए। इसके अलावा भारत में कम दरों पर कम काम करने वाले मजदूर भी बहुतायता में मिलते हैं। यानी भारत के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे मजदूर मिल जाते हैं कम रेट पे भी काम करने को तैयार होते हैं, तथा भारतीय कृषक इतने कुशल हैं कि कृषि उत्पादित वस्तुएं काफी कम लागत में उत्पन्न की जाती है। हमारे भारत के अंदर तो जुगाड़ तो है ही, कम कीमत में ज्यादा उत्पादन भी कर सकते हैं भारत के अंदर। इसलिए विश्व स्तर पर इन उत्पादनों के विपणन की बहुत बड़ी संभावना बन सकती है। साथ ही साथ यह भी विचार व्यक्त किया जाता है कि व्यापारिक लेन देन से कृषि विकास का सकारात्मक बढ़ावा मिलेगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अगर हम व्यापारिक लेन देन करना शुरू कर देंगे, खेतीबाड़ी को जो है व्यापार में उतार देंगे, अब उत्पादन ज्यादा होने लगेगा जब, तो इससे क्या होगा, विकास होगा, आयात निर्यात होने लगेगा, तो देश डेवलप होगा, इससे फिर फायदा ही फायदा है। आगे को समझ, ये चीज हमें याद रखनी है, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, ये बोल रखा है कुछ, मैं आपको यहाँ मैप दिखा दे रहा हूँ। मैप में दो चीज आपको जाननी है, गन्ना उत्पादन क्या है। देखिए गन्ना उत्पादन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, आपका इधर जो है कुछ हिस्से पड़ जाएंगे जो है भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में। ठीक है, आपका गन्ना कहाँ उगाया जाता है, तो वो दे रखा है इस साइड में, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार का कुछ हिस्सा है, यहाँ पे बिहार का कुछ हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का है, कुछ मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है, इधर जो है आपका क्या नाम है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, और इधर पंजाब भी हो गया। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, इन जगहों पे गन्ना बहुत ज़्यादा उत्पादन, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद उधर से गुजरात का जो है ये हिस्सा हो गया, यहाँ पे क्या है, गन्ना बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। महाराष्ट्र हो गया, नीचे जो है, नीचे चलते हैं, नीचे अगर देखा जाए केरला छोड़ दें, तमिलनाडु में हो गया, ठीक है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, और इस जगहों पर भी है जो है आपका जो है तेलंगाना वगैरह में भी देखने को भी मिल जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक है, उड़ीसा वगैरह में भी जो है क्या उगाया जाता है, गन्ना वगैरह उगा दिया जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया गन्ना उत्पादन के क्षेत्र हो गए भारत के अंदर। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर दे रखा है, देखिए प्रमुख क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में। तो प्रमुख क्षेत्र किसके लिए उत्पादन की बता रहे हैं यहाँ पे, ये उत्पादन चाय यानी चाय पत्ती, तो असम के क्षेत्रों में ज्यादा उगाई जाती है चाय पत्ती। इधर से जो है पश्चिम बंगाल में हो गया, पश्चिम बंगाल ये हो गया, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन जगहों पे। और कुछ अन्य क्षेत्रों में जैसे यहाँ पे आपका उत्तराखंड हो गया, इन जगहों पे भी थोड़ा मोड़ा उगा दिया जाता है। और नीचे जो है केरला में भी, केरला के निकट जो है तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत उत्पादन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई ज़्यादा चाय पत्ती सबसे ज़्यादा असम में ही उगाई जाती है। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में। चलिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, थोड़े से और मैप बचे हुए अभी दिखाऊंगा मैं आप लोग को। देखिए
तो इसमें बोल रखा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। जैसे पारिस्थितिकी कृषि या जैविक खेती क्या होती है, श्वेत क्रांति क्या है, नीली क्रांति क्या है, और ये वाला जो है भारत की कृषि नीति, वो आने वाले क्वेश्चन में आप लोग को बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, पूरा अलग क्वेश्चन है वो। पारिस्थितिकी या जैव कृषि क्या होती है, इस प्रकार की कृषि में संश्लिष्ट खाद कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कृषि उपज के लिए किया जाता है, यानी कृषि के उत्पादन के लिए इन सारी चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि फसलें जो है चक्रण, फसल अवशेषों, पशु खाद, अन्य कंपोस्ट, जैव खादों एवं जैविक दवाएं इत्यादि के उपयोग पर आधारित हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, पौंडीचेरी, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी के कुछ कृषकों द्वारा इस प्रणाली को अपनाया जा रहा है। यानी पारिस्थितिकीय कृषि और जैव कृषि, यानी कि इसमें खादों का यूज किया जाता है, गोबर वाली खाद का यूज कर लिया, कुछ आप लोगों ने यहाँ पे मतलब क्या नाम है दवाइयों का यूज कर लिया, तो कुछ ज्यादातर यूज जो है पारिस्थितिकी कृषि या जैव कृषि में इन सारी चीजों का यूज ज्यादा कंपोस्ट वगैरह का यूज किया जाता है। आगे बात सुन, उसके बाद आ रहा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है, इसे दुग्ध क्रांति भी बोला जाता है, ठीक है। दुग्ध क्रांति के जो उत्पादक हैं वो रहे हैं आपके वर्गीज कुरियन माना जाता है इनको। तो देखिए श्वेत क्रांति, भारत विश्व के दूध उत्पादन में अग्रणी है। भारत क्या है, विश्व में बहुत ज्यादा आगे है दूध उत्पादन में, है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान हैं जो खेती बाड़ी के अलावा क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। यह सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन फ्लड, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से बुलाया गया श्वेत क्रांति को, दुग्ध क्रांति भी बोला जाता है इसको, के कारण संभव हुआ। इस गतिविधि के अंतर्गत अच्छी उन्नत नस्लों की गाय भैंसें जो अधिक दूध देती हैं उनको शामिल किया गया है, और सरकारी समितियां जो इस दुग्ध व्यवसाय से जुड़ी हैं, जो सरकारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सहकारी, यानी कि जो लोगों द्वारा चलाई जाती है, किसानों द्वारा है, प्राइवेट है, उन सब की, सरकारी नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद प्रोत्साहित कर प्रोन्नत किया जाता है, और आधुनिक जो है दूधशालाएं दूध पाउडर, मक्खन, पनीर, क्रीम, घी इत्यादि को दूध के साथ साथ उत्पादित कर रही हैं। तो दूध उत्पादन श्वेत क्रांति में सारी चीजें आ जाएंगी। अमूल वगैरह का उत्पादन किया गया था, अमूल का, है ना, अमूल दूध की बात हो रही है यहाँ पे, ये चीज आएगा। उसके बाद नीली क्रांति क्या है, तो भारत में मछुआही, देखिए नीली क्रांति क्या है, समुद्र से जुड़ी हुई है, मत्स्य पालन उससे जुड़ा हुआ है, जो पानी वाले जीवों से यानी मछली वगैरह से जो अपना व्यापार चला रहे हैं, मछुआरों की बात की जा रही है। नीली, इसमें दूध का उत्पादन था, इसमें मछली पालन का। भारत में मछुआही क्रियाकलापों को प्रोत्साहित कर मछली उत्पादनों को जो है प्रोन्नत करने के अभियान को नीली जो है क्रांति कहा जाता है। इसमें नीली क्रांति जो है इनको कहा जाता है। आगे बात समझ में, तो जिसमें मछली पालन को प्रोत्साहन दिया जाए, इन सारी चीज़ों को, तो उसको जो है नीली क्रांति के नाम से जाने। जैसे मैंने अभी बताया था, देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोग को कि इसमें मैं आपको भी भारत की कृषि नीति बताऊंगा, तो अब मैं इस वाले क्वेश्चन में आप लोग को समझा देता हूँ भारत की कृषि नीति क्या है। आगे बात समझ में, देखिए तो बोला जा रहा है नई कृषि नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे नई कृषि नीति मतलब खेती बाड़ी के लिए नई प्लानिंग करना, नई नीति लाना। आगे बात समझ में, तो देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आएगा भी ऐसा क्वेश्चन कृषि नीति के ऊपर आ जाता है कई बार, ठीक है। देखिए तो बोला जा रहा है नई कृषि नीति, तो कृषि का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन कर देना तथा कृषि उपज की कीमत की सुरक्षा दो किसानों को, तभी तो वो खेतीबाड़ी करेंगे, ये चीज़ है। और निजी कंपनियों द्वारा यानी प्राइवेट कंपनियों द्वारा कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर और अनुबंध पर लेकर खेती करने की सुविधा दो, ताकि लोग खेतीबाड़ी कर सकें। जिस पे खेती नहीं है, जमीन नहीं है, वो पट्टे पर यानी कि ठेके पर लेकर जमीन जो उस पर खेतीबाड़ी करे। ये पशुधन का पालन पोषण कर उनमें अभिवृद्धि की जो है योजना को खेती के साथ जो है शामिल करना, ताकि दूध, मांस, अंडे एवं अन्य पशु उत्पादों की आवश्यकता की आपूर्ति होती रहे, है ना। इसलिए क्या है, खेतीबाड़ी खेतीबाड़ी में देखिए कृषि में सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं आ जाती, कृषि में आपका किसानी में आपका ये भी आ जाता है, पशुपालन भी आ जाता है, देखो उसको भी प्रोत्साहन देना है। खेती के साथ साथ विभिन्न पौधों की प्रजातियों की सुरक्षित जो है स्थिति रखना, बागवानी की फसलों में सुधार एवं तस्करी जो धोखाधड़ी करता है ना, गंदे काम, तस्करी करना तथा पशुओं की भिन्न प्रजातियों में सुधार, प्रोन्नति
लाना, देश के अंदर कृषि उत्पादित वस्तुओं के आने जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। भाई किसान एक जगह दूसरी जगह जब आना जाना कर रहा है तो उससे ज़्यादा टोल वसूल ले रहे हैं, टोल टैक्स ले रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, उसका जो उत्पादन का जो पैसा था वो भी चला गया उसमें। तो ये चीज़ इसलिए किसान बाहर नहीं बेच पाता अपना सामान। तो देश के अंदर कृषि उत्पादित वस्तुओं के आने जाने पर प्रतिबंध हटाओ और वो घरेलू बाजार में उदारीकरण करो, यानी घर घर में उद्योग खुलवाएं, छोटे मोटे उद्योग तो वो लोग भी चला सके। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विपणन व्यवस्था को प्रोन्नत करना, ठीक है। किसानों को अपने कृषि उत्पादों को धरोहर के रूप में रखकर बैंकों से या ऐसी ही अन्य सहकारी संस्थाओं से जो प्राइवेट हो या सरकारी हो उनमें ऋण प्राप्त कर सकने की सुविधा होनी चाहिए। जो किसान पैसा नहीं है जिसके पास, वो लोन ले सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो औद्योगिक निर्माण क्षेत्रों को उपलब्ध होती है और उनको भी कृषि क्षेत्र में कृषकों को प्राप्त करने की सहायता मिलनी चाहिए। उसके बाद है नियंत्रण एवं कर आहरण से कृषि, यानी नियंत्रण एवं कर, सरकार उनके ऊपर नियंत्रण रखे। फसल चौपट होगी तो सरकार उनको मुआवजा दे आगे फसल में, तो इससे उनको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। कृषि को बाहर रखना इन चीज़ों से। और चकबंदी द्वारा जो है, चकबंदी द्वारा छोटी और बिखरी जोतों को एकजुट करने। चकबंदी या बाड़ा पद्धति क्या होती है, इसमें जो अलग अलग भूमि पड़ी हुई है उसको एकजुट करके किसी किसान को देना ताकि वो खेतीबाड़ी कर सके और वहाँ से टैक्स भी मिल सके सरकार को, इससे बढ़ावा मिलेगा। तो एकजुट करने की व्यवस्था को प्रोत्साहन देना। इसके साथ ही काश्तकारी, यानी जो किसान वगैरह जो मोनी वोनी बिनते हैं, खांची बीन लिया जो सर पे नहीं रख के ले जाते हम लोग, लकड़ी उकड़ी का बना रहता है, बेना होता है, बिजना। काश्तकारी एवं भूमि स्वामित्व के अधिकार में शीघ्रता से सुधार लाना ताकि काश्तकार एवं फसल बटाई लेने वाले जो हैं के अधिकारों को मान्यता मिल सके, यानी कि जो उत्पादन करने वाला है उसको मान्यता वगैरह अच्छे से मिल सके, ठीक है। चलिए उसके बाद आ रहा है मसालों के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में क्या स्थान है। देखिए मसालों वाला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। भारत के दक्षिणी इलाकों में बहुत ज़्यादा मसाला उगता है, ठीक है। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में अनेक प्रकार के मसालों का उत्पादन होता है, जिनमें काली मिर्च, इलायची, मिर्च इत्यादि, हल्दी, अदरक, लौंग इत्यादि शामिल हैं। भारतीय मसाले अपनी उम्दा किस्मों एवं जो है गुणवत्ता के कारण पूरे विश्व में विख्यात हैं और उनकी मांग पूरे विश्व में है। बागवानी फसलों में जो है मसालों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष को मसालों का घर कहा जाता है। भारत को मसालों का घर कहा जाता है, यानी भारत में ही बहुत सारे मसाले मिलते हैं। मिर्च मसालों बोला जा रहा है। मिर्च में बात करें तो मसालों, देखिए क्या बोला जा रहा है, मिर्च की बात करें, मिर्च मसालों में यह बहुत महत्वपूर्ण फसल है। सभी प्रकार के जो है मसालों के कुल उत्पाद में मिर्च का उत्पादन 1/3 या 34%, 34%। देखिए मिर्च का यूज़ तो हर चीज़ में होता है ना। मिर्च का हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा झालदार या तीखा खाना लोग पसंद करते हैं। बाहर अंग्रेज को खिला दो तो वो उड़ जाते हैं खा के, बाकी हमारे देश में तो सब झेल जाते हैं सब लोग। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो और क्या बोला जा रहा है देखिए ज़रा, और देखिए तो वही चीज़ है, मिर्च का उत्पादन इतना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में मिर्च उत्पादन में अग्रणी है। भारत, मैंने बोला ना भारत के दक्षिणी इलाकों में बहुत ज़्यादा मिर्च मिलती है, वो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं ना, सबसे ज़्यादा खा लेते हैं। मिर्च के बाद मसालों के अंतर्गत हल्दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसालों में। मिर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हल्दी इंपॉर्टेंट है। तो हल्दी आ गई है, ले लो हल्दी ले लो। तो फसल महत्वपूर्ण है। फसलों में कुल उत्पादन में हल्दी के उत्पादन का हिस्सा 21.6%, जहाँ मिर्च का 34%, वहाँ हल्दी का कितना है 21.6% हल्दी है। तो ये क्या है, हल्दी की फसल लगाने वाले राज्य यहीं पे मैं बता ही दे रहा हूँ साथ साथ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, इन जगहों पर आपको जो है हल्दी वगैरह देखने को मिल जाएगी। हल्दी का उत्पादन ये नहीं कि पाउडर के रूप में होता है, इतनी बड़ी बड़ी अदरक जैसी होती है सेम वैसी हल्दी होती है, पहचान नहीं पाओगे अदरक हल्दी में क्या अंतर होता है। सुखाया जाता है, फिर कूटा जाता है, पीसा जाता है उसको, है ना। चलिए, मसाला उत्पादन करने वाले राज्यों के बीच केरल एक ऐसा राज्य है जहां सबसे बड़े पैमाने पर जो है मसाले जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक और उत्पादन किया जाता है। इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार राज्यों का स्थान आता है। तो मसाले वगैरह में ये राज्य भी काफ़ी ज़्यादा अग्रणी रहे हैं।
ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को इसलिए करवा देता हूँ क्योंकि इतने बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं ये, खासकर ये वाला तो बहुत बड़ा चैप्टर था आगे वर्षन में, इसलिए सब कुछ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है यहाँ पे शुद्ध बोया गया जल, यानी भारत में प्रमुख भूमि उपयोग किस प्रकार है। भारत के अंदर ना जो भूमि वगैरह होती है वो किस प्रकार होती है, तो वो हमें यहाँ पे बता देना है। ध्यान सुनिएगा, देखिए क्या बोला जा रहा है। बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं और क्वेश्चन मैंने छाट के निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारत में प्रमुख भूमि उपयोग किस प्रकार है, भूमि का उपयोग किस किस प्रकार किया जाता है। जैसे शुद्ध बोया गया, देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर फसल लगाई गई है, कटाई होती है, फिर लगाई जाती है, फिर कटाई होती है, तो शुद्ध बोया गया जल वह क्षेत्र बोलते हैं। जैसे वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र जिन पर फसल उगाई जाती हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कहलाता है, वो क्षेत्र कहलाता है, यानी जिसपे पूरे पर संपूर्ण भूमि पर जहाँ फसल लगाई जाती है उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जिनमें फसल एक से अधिक बार उगाई जाती है सकल जोत भूमि कहलाती है। बोला जा रहा है एक से अधिक बार जहाँ उगाया, जैसे फसल उगाया फिर काट लिया, फिर उगाया फिर काट लिया, फिर ऐसे ऐसे नाचते रह रहे हो, तो इसको सकल क्या बोला जाता है, क्या है ये, हाँ, तो सकल जोत भूमि इसको कहा जाता है, ठीक है। तो वही है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक अनुपातिक प्रतिशत राष्ट्रीय अनुपात से काफ़ी ऊंचा है। इन जगहों पर हमेशा फसलें बोई जाती है, उगाई जाती हैं, ठीक इसी अनुपात का राष्ट्रीय औसत अनुपात से काफ़ी ऊंचा है। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपातिक प्रतिशत राष्ट्रीय अनुपात से आधे है। मतलब इनमें जहाँ फुल उत्पादन होता है वहाँ यहाँ पे हाफ उत्पादन होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं ना ये। तो बोला है ये सभी राज्य भौतिक विषमताओं से पहाड़ी स्थलाकृति हैं, भाई पहाड़ है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा कम उत्पादन होता है। तो बोला जा रहा है कि ऊंची ऊंची भूमि है, सपाट भूमि और उपयुक्त मिट्टियों की जो है सीमितता से पीड़ित हैं जो उपज के लिए उपयोगी हैं। और इससे स्पष्ट है कि भू आकृति कारकों का जो है राज्यभर शुद्ध बोए गए क्षेत्र का शुद्ध उपज क्षेत्र के बीच अनुपातिक वितरण, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल क्या होता है कि जहाँ पर फसल का उत्पादन होता है, कटाई होती है, फिर उत्पादन होता है, फिर कटाई होती है, उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है वन, तो जंगलों की बात हो रही है, कई जगह हमारे यहाँ जंगल भी देखने को मिलेंगे। तो वन की बात हो रही है, वनाच्छादित क्षेत्र भारत में करीब 680 लाख हेक्टेयर जंगल वगैरह कितने फैले हैं भारत के अंदर, जिन जमीनों पर जंगल है, तो 680 लाख हेक्टेयर में जो है देश के कुल क्षेत्रफल का 22%, यानी कि मान लो 22% भाग, 100 में से 22% भाग सिर्फ जंगल है, तो इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। और यह क्षेत्र 1951 में 400 लाख हेक्टेयर तक था और बढ़कर वही हो गया 2000 में 680 लाख हेक्टेयर हो गया। जो है परिस्थितिकी संतुलन के लिए वच्छादित क्षेत्र का कम से कम देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर होना आवश्यक है। कम से कम ये समझ लीजिए 22% है ना, तो 33% जब रहेगा तो हम ये कह सकते हैं हमारे यहाँ का क्लाइमेट वगैरह सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि पेड़ ही हर चीज़ होते हैं हमारे लिए, पेड़ पौधे ही तो जीवन दे रहे हैं और वो पानी को भी स्टोर करके रखते हैं। जब पानी को स्टोर करके रखेंगे पेड़ पौधे तो जमीन की उत्पादकता अच्छी होगी। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा राज्यों में वन क्षेत्र का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है, तो इन जगहों पर जंगल वगैरह ज़्यादा देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी खेती बाड़ी के लिए जमीनें कहाँ उपलब्ध नहीं है, जैसे गुजरात, राजस्थान, ये पड़ती भूमि होती है जहाँ पर क्या होता है जमीनें छोड़ दी जाती हैं। अभी मैं पड़ती भूमि बताऊंगा आप लोग को, यहाँ पे क्या होती है, बंजर होती है, कई जमीनें तो बंजर हैं, राजस्थान में कई जमीनें बंजर हैं, दलदली हैं, क्या उन जमीन उबड़ खाबड़ है, क्या उन जमीनों पर जो है खेती बाड़ी हो सकती है, नहीं। इसलिए बताया है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इनमें खेती बाड़ी नहीं होती। 13% भाग जो है क्या है वो, तो इसमें क्या है कि खेती बाड़ी के लिए वो जमीनें नहीं होती हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पड़ती भूमि। पड़ती भूमि एक ऐसी भूमि को कहा जाता है, देखिए
प्रतिभूमि क्या है? तो प्रतिभूमि जब भूमि को प्राकृतिक तरीके से पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे अभी खेतीबाड़ी करी, कुछ महीनों के लिए खाली छोड़ दिया उसको, तो उसको बोला जाता है प्रतिभूमि। ठीक है, दिया जाता है, उसे प्रतिभूमि कहा जाता है। पुनः उपयोगिता के आधार पर इस प्रकार की भूमि को 2 वर्ष चालू और प्रति में बांट दिया जाता है, यानी कि लगभग 2 वर्गों चालू में जो है प्रति में बांट दिया जाता है। चालू वर्ष में जिस भूमि पर कोई फसल ना उगाई जाए उसे चालू प्रति भूमि कहते हैं। ऐसी प्रति भूमि जिस पर जो है 1 या 2-3 वर्षों तक परंतु 5 से भी अधिक नहीं कोई फसल नहीं उगाई जाती रही हो उसे पुरानी या प्रतिभूमि कहते हैं। यानी 5 साल जब हो जाए ना तो पुरानी प्रतिभूमि है, और लगभग 1 साल 1.5 साल होता है, 2 साल होता है, ऐसे छोड़ देते हैं तो वो प्रतिभूमि हो जाती है। आगे तो प्रतिभूमि में भी कुछ प्रकार होती है। ये लगभग ऐसी भूमि है हमारे यहाँ 7.5% है, सारा जोड़ लेना एक एक करके। पहले वाले में कितनी थी, इसमें कितनी थी, और इसमें 7.5% ऐसी भूमि है जिसपे खेतीबाड़ी नहीं हो पाती है, मतलब होती है लेकिन काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं उनको। तो वही बोला जा रहा है प्रतिभूमि के रूप में पाया जाता है मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रतिभूमि का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। यह ध्यान देने की बात है कि पुरानी प्रतिभूमि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती, यानी जो बहुत लंबे टाइम तक लिए छोड़ दिया जाता है तो पैसे के लिए इम्पोर्टेंट वो तो नहीं है, इसलिए ऐसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो है परिस्थितिकी दृष्टि से यह भूमि का महत्वपूर्ण समूह है। देखिए भारत की जलवायु ही ऐसी है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग उत्पादन जो है होता है, इसीलिए अलग अलग जगहों की मिट्टी अलग अलग है। वहाँ एक जैसे कपास है, उत्तर प्रदेश में तो ही ना होगा, काली मिट्टी में उगता है, गुजरात वगैरह में होगा। तो उसके बाद कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि, खेतीबाड़ी के लिए पड़ी हुई है पर वो खेतीबाड़ी हो सकती है उस पर, लेकिन वो ऐसी व्यर्थ पड़ी हुई है। तो ऐसी 5% भूमि है, सॉरी इसमें क्या है कुछ परसेंट ऐसी भूमि है जैसे इस प्रकार की भूमि में पहले फसल उगाई जाती है परंतु पिछले 5 वर्षों से भूमि के समस्याग्रस्त होने, जैसे दलदल बन गया, कुछ ऐसा बन गया, जैसी मृदा की जो है सारियता यानी कि उसमें नमकीनपन आ गया, तो लवणता की मात्रा में वृद्धि से फसलें नहीं उगाई जाती हैं, कई बार नमकपन आ जाता है ना उसमें, इसलिए फसलें वगैरह नहीं हुई। इस प्रकार की व्यर्थ भूमि को उत्तरी भारत यानी भारत के उत्तरी इलाकों में कुछ भागों में जैसे देखा जाता है रेह, भूर और उसर और खोला के नाम से ऐसी भूमियों को इन नामों से जाना जाता है। और मेघालय, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत कुल कृषि योग्य भूमि से अधिक है, यानी खेतीबाड़ी हो सकती है इन जमीनों पर नहीं हो पाती कुछ समस्या की वजह से। उसके बाद है स्थायी गोचर एवं चारागाह भूमि। कुछ ऐसी भूमि होती है जो जंगल जैसे चारागाह भूमि होती है। तो भारत में पशुधन जो पशुओं से पैसा प्राप्त करते हैं, दूध से, मांस से, चमड़े से, है ना, ये चीज। पशुधन की संख्या विश्व के सबसे अधिक है, जबकि कुल क्षेत्रफल में मात्र 4% भाग ही गोचर पड़ी हुई है भूमि, गोचर भूमि है और चारागाह के रूप में उपलब्ध है। चारागाह खेतीबाड़ी नहीं होती, सिर्फ चारागाह के लिए यूज करी जाती है। और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पर आपको ऐसी भूमि देखने को मिल जाएगी। गुजरात एवं राजस्थान राज्यों में ऐसी गोचर और चारागाह भूमि आपको लगभग 5% जो है लगभग देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, तो ये हो जाएगा आपका गोचर भूमि, ठीक है, जो उसके लिए यूज़ की जाती है सिर्फ और सिर्फ, किसके लिए, तो यहाँ पे क्या नाम है, पशु चराने के लिए। आगे बात समझना, तो ये चीज़ है। उसके बाद मैप जरा देख लेते हैं हम लोग, क्या है मैप, ठीक है। यहाँ पे गेहूं के उत्पादन, अभी गन्ना वगैरह देखा था हमने, अब जरा गेहूं के उत्पादन वाले क्षेत्र देख लेते हैं भारत के अंदर कहाँ कहाँ है। तो इसमें आपका ये आ जाएगा, इधर के कुछ बिहार के क्षेत्र आ जाएंगे, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया, उसमें ये गेहूं के उत्पादन की बता रहा हूँ, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उसके हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है पर उतना ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे अन्य क्षेत्र दे रखा है नीचे में, तो ये चीज़, और इन जगहों पे प्रमुख क्षेत्र गेहूं के लिए तो यही वाले हो गए, ठीक है, मध्य प्रदेश भी हो गया कुछ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और कुछ अन्य क्षेत्र हैं जैसे आपका गुजरात का कुछ इलाका हो गया, राजस्थान का कुछ इलाका हो गया, महाराष्ट्र का ये हिस्सा हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है ना महाराष्ट्र का ये हिस्सा, ये चीज़। तो ये मुख्य कुछ हो गए, ये प्रमुख हो गए और ये कुछ अन्य हो गए। बिहार का भी हो गया ना कुछ हिस्सा, बिहार में उतना ज़्यादा गेहूं नहीं होता, चावल होता है ज़्यादा,
तो चावल वाला दिखा देता हूँ। तो ये देखिए चावल वाले की बात करें तो चावल ज़्यादातर प्रमुख आपको बिहार वगैरह में भी देखने को मिलेगा, आधे उत्तर प्रदेश में। और प्रमुख वाला पहले बता देता हूँ, इधर से आपको पश्चिम बंगाल में दाल भात, अरे याद है ये सब चीज़ें। उसे उड़ीसा वगैरह में भी है, नीचे के जो है क्या नाम है, कर्नाटका वगैरह, सॉरी इधर तमिलनाडु का कुछ हिस्सा हो गया, ऊपर आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना इधर और उड़ीसा वगैरह हो गया ना इन जगहों पे। और अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो अन्य क्षेत्रों में आपका नीचे जो है ये तमिलनाडु हो गया, और इधर से ऊपर चढ़ते जाएंगे महाराष्ट्र में आ जाएंगे, महाराष्ट्र में गोवा में भी कुछ है, ठीक है। इधर जो है कर्नाटका में हो गया कुछ हिस्सा, और इधर केरला में भी है। चावल वगैरह ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पे, कुछ गुजरात का हिस्सा, और इधर मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम चावल है, बाकी है आधे में चावल उगता है, ठीक है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगा लेते हैं सब, और उत्तराखंड में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। तो इन जगहों पर चावल वगैरह का उत्पादन है, पर उतना ज़्यादा नहीं है। और बाकी असम वगैरह में भी देखने को आपको इन जगहों पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इसका उत्पादन, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर समाप्त यहाँ पे। आई होप सब लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर मतलब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि अच्छे से समझ में आएगा। टाइम ज़्यादा लगा है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन सारा पढ़ाने में, अच्छे से समझाने में टाइम लगता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छे तरीके से, और अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दें जरूर। अभी बहुत आगे तक जाना है 7वीं क्लास, तो आप लोग शेयर भी किया करें वीडियो उसको अपने दोस्तों के साथ। आगे बात समझ में। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, 23वां चैप्टर करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।